Hello everyone, this is Dr. Anshu Mehlawat, Assistant Professor, Department of Chemistry. First of all, welcome all of you in new academic session. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, बट ड्यू टू कोविड आप लोगों की अभी रेगुलर क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सो आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए आपकी जो टीचिंग है वो ई कंटेंट और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के थ्रू आपकी टीचिंग कंटिन्यू की जा रही है। और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है उससे सिंसियरली गो थ्रू होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। जो आज का हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए, वो है आपका बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले हम लोग इस लेक्चर में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम इसमें पढ़ेंगे। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए टू वर्ड्स हैं, वन इज़ स्पेक्ट्रो एंड सेकेंड इज स्कोपी। स्पेक्ट्रो का मीन्स है स्पेक्ट्रम ऑफ मैटर एंड स्कोपी का मीन्स है स्टडी, कि किसी चीज़ की स्टडी करना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी मैटर के स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। अब वो स्टडी करते कैसे हैं? तो उस स्टडी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हर जो भी जितनी भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं अलग अलग, यूवी हो, आईआर हो, एनएमआर हो, सब के लिए एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया जाता है जिसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। यूवी के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा, एनएमआर के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट में किया क्या जाता है बेसिकली कि उसमें जो भी आपको कंपाउंड या आपका मॉलिक्यूल स्टडी करना है उस मैटर को प्लेस कर दिया जाता है क्यूबेट में। क्यूबेट आप मान लीजिए एक ट्यूब लाइक क्यूबेट होती है जिसमें कि आप अपना सैंपल रख के और उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्लेस कर देते हैं। उसके बाद जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन करते हैं तो उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जो आपने सैंपल रखा है उस क्यूबेट में मैट कंपाउंड का, उस पे ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती। इंटरेक्ट मीन्स जब आप किसी सैंपल पे ईएमआर डालेंगे तो उसको एब्जॉर्व कर सकता है, एमिट कर सकता है, स्केटर्ड कर सकता है। जो भी फिनोमेना वहाँ पे इनके इंटरेक्शन का होगा वो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लेस होगा। अब जब ये इंटरेक्शन होता है उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसे हमें एनालाइज और इंटरप्रेट करना है और उससे हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी। अब एनालाइज और इंटरप्रेट का यहाँ क्या मतलब है या कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, हर कंपाउंड का आपने यूवी किया तो यूवी स्पेक्ट्रा मिलेगा, एनएमआर किया तो एनएमआर स्पेक्ट्रा करेगा। उनको इंटरप्रेट करने या एक तरीके से कह लीजिए उस स्पेक्ट्रा को पढ़ना है हमें। अब वहाँ पे कोई थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल नहीं रही। स्पेक्ट्रा तो क्या होगा आपका, उसमें कुछ लाइंस मिलती हैं आपको, या कह लीजिए क्या मिलती हैं, पीक। जैसे आपने ईसीजी देखा होगा, यहाँ भी आपके लिए दो स्पेक्ट्रा हैं। स्क्रीन पे देखिए आप, ये एक प्रोपेनोइक एसिड का आईआर स्पेक्ट्रा है। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपको सिर्फ पीक्स मिल रही हैं, आपको कुछ लाइंस मिल रही है अप एंड डाउन। तो इसको आपको इंटरप्रेट करना है, इसको आपको पढ़ना है कि ये आपको कंपाउंड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है और उसके बेस पे हमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड की और उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी। अब इनको पढ़ेंगे कैसे? तो इनके लिए हर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ रूल्स होते हैं और उनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो पीक्स हमें मिल रही है कहाँ मिल रही है, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी इंटेंसिटी क्या है और ये हमें कंपाउंड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशंस दे रही हैं। तो ये आईआर स्पेक्ट्रा है जिसे आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। इसमें हम जो आपके वेव नंबर हैं और वेव लेंथ वगैरह को पैरामीटर्स के रूप में या आपके एब्जॉर्बेंस को पैरामीटर के रूप में स्टडी करते हैं। यहीं आपका एक एनएमआर स्पेक्ट्रा भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें जो हम स्केल लेंगे वो डेल्टा या
टो स्केल नहीं है, उसमें भी आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे कुछ पीक्स आपको मिलती हैं। अब इन पीक्स की स्टडी कैसे करनी है, इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कंपाउंड की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में, वही सब हमें इस पूरे जो भी हमारा आगे के लेक्चर्स होंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उसमें हमें स्टडी करना है। अब जब आप किसी कंपाउंड पे ईएमआर रेडिएशंस डालेंगे तो उसके वेरियस फिनोमिनाज वहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एमिशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन या स्कैटरिंग। इन पांचों में से कोई भी फिनोमिना वहाँ पे पॉसिबल है। अब जो फिनोमिना वहाँ पे हो सकते हैं उनके बेस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्ड है स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। बात ये कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने की ऐसी क्या नीड है। और भी एनालिसिस टूल्स हैं जिनके बेस पे हम कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम कर सकते हैं। कुछ क्लासिक मेथड्स हैं जो आप लोग भी लेबोरेटरी में करते हैं, कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, उनके एलिमेंट टेस्ट करना, फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो आप करते हैं, सरफेस टेंशन निकालना, विस्कोसिटी, तो उनसे भी हमें कंपाउंड की इन्फॉर्मेशन मिलती। तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने की ऐसी क्या नीड। तो उसका रीज़न ये है कि जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है बहुत ही एडवांस एनालिसिस टूल है। इसकी जो स्पेशल है क्वालिटीज़ हैं वो ये कि बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देती है। आपको इतने एक्यूरेट रिजल्ट लैब में नहीं मिल पाते कि कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे एक तो आपको रिजल्ट बहुत एक्यूरेट मिलते हैं, और हमें जो स्पेक्ट्रा चाहिए उसके लिए हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए होती है। कई स्पेक्ट्रा होते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली आते हैं, $1000 में आते हैं, और उनको अगर हम लैब में क्लासिकल मेथड से उनसे हम अगर कंपाउंड की स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहें तो वो हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली मिलता है और वो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है कि आपको बहुत ही लिटिल अमाउंट चाहिए और उसी से आप पूरे कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। थर्ड है कि ये बहुत ही टाइम सेविंग है, कि इसमें आप जब क्लासिकल मेथड यूज करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें आपको टाइम नहीं लगता। आपने कंपाउंड प्लेस किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन किया और आपको कुछ ही टाइम में स्पेक्ट्रा मिल जाता है और आप उसको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लीजिए। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और उसकी हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है आपको EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। न्यू टर्मिनोलॉजी नहीं है ये आप लोगों के लिए, आप लोग 11th-12th से इसको पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इससे फैमिलियर ना हो तो उसके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। ये वो रेडिएशन होती हैं जिनमें कि ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और साथ में ही ये जो आपकी रेडिएशन है उसकी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन के भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब वही जो रेडिएशन का नेचर होता है हमारा ड्यूअल नेचर, वही EMR रेडिएशन का भी नेचर होता है। ये दोनों ही नेचर शो करती हैं, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी, और इनकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। और इन जो रेडिएशंस हमारी है EMR रेडिएशंस, इनको एनर्जी या वेवलेंथ या आपकी जो है फ्रीक्वेंसी के बेस पे इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, कि इनकी एनर्जी के गैप के आधार पे इनको अलग अलग क्लास में बांटा जाए। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन को दिख रहा होगा कि इनके एनर्जी ऑर्डर ऑफ EMR रेडिएशन दिख रहा है आपको पता है कि एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी हो या आपकी वेवलेंथ, जो तीनों ही टर्मिनोलॉजी वो आपस में इंटरलिंक करती हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर दिया गया है इसमें सबसे कम एनर्जी जो होती है EMR रेडिएशंस में वो होती है रेडियो वेव्स की। उसके बाद माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की। अब आपको अगर इनको आपकी वेवलेंथ के नेचर में लगाना हो तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर जस्ट रिवर्स आ जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ होगी आपकी गामा रेज की और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी आपकी रेडियो वेव्स की। यहाँ एक आपको रे डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मेनली डिवाइडेड होती है IR, UV और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें से IR
और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। और इस सेशन में जो हमें पढ़नी है वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है। और थर्ड है आपकी स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है। ये दोनों ही आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, इनको आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़नी है ओनली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें क्या होगा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपने सैंपल लिया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। अब एब्जॉर्प्शन जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी का करता है तो उसका क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट। अब एनर्जी स्टेट्स को उनकी एनर्जी गैप के बेस पे फर्दर 4 क्लासेज में डिवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड स्पिन एनर्जी स्टेट। इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी स्टेट होता है उसका गैप सबसे ज़्यादा होता है और स्पिन एनर्जी स्टेट का सबसे लोएस्ट होता है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनर्जी गैप शो किए गए हैं। अब आता है बात कि आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप पढ़ रहे हैं, आप डाल सब में क्या ले रहे हैं, ईएमआर रेडिएशन, सब में क्या ले रहे हैं, सैंपल। तो उनको फर्दर क्लास में किस बेस पे डिवाइड किया जाता है कि आपने एक सैंपल लिया, कंपाउंड लिया, आप उसका चाहें तो यूवी स्पेक्ट्रा भी आप जो देख सकते हैं, आईआर, एनएमआर, जो भी आप उसका स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये किसके बेस पे डिवाइड होगा कि आप एनएमआर पढ़ रहे हैं कि यूवी पढ़ रहे हैं कि आईआर पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि जो आप उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ईएमआर रेडिएशंस यूज कर रहे हैं वो किस एनर्जी गैप की है। एनर्जी गैप जो कि अभी आपको बताया गया है, रेडियो, माइक्रो, आईआर, उनके एनर्जी गैप फिक्स होते हैं। तो उनके बेस पे जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं उनको आपकी वेव्स की एनर्जी के गैप पे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। रेडियो जो वेव होती हैं उनकी एनर्जी इतनी होती है कि वो मॉलिक्यूल की स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और इसकी जो स्टडी होती है रेडियो वेव से कंपाउंड की, उसे हम बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड, माइक्रोवेव, जो कि कंपाउंड के रोटेशन को इफेक्ट कर सकती हैं, इसे बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड है आपकी आईआर रेडिएशंस, जिनकी एनर्जी कंपाउंड के वाइब्रेशंस को इफेक्ट कर सकती है, स्ट्रेच कर सकती है मॉलिक्यूल को, इन्हें हम पढ़ते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फोर्थ है आपकी यूवी विजिबल वेव, जिनके जो कि आपके वैलेंस शेल के जो आउटर मोस्ट आपकी शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिट कर सकती है, इन्हें हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिफ्थ है आपकी एक्सरे, जो कि आपके वैलेंस शेल से जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इंटीरियर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको इफेक्ट कर सकती है। इसे जब पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक और टेक्निक होती है एक्सआरडी, जिसे हम एक्सरेज के द्वारा स्टडी करते हैं। सिक्स जो है आपकी वो है आपकी गामा रेज, जिनकी आपने पढ़ी है कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। तो वो आपकी एनर्जी हाईएस्ट है, इसलिए कंपाउंड के न्यूक्लियस तक को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और इनकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब जो आपके नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके कॉन्सेप्ट्स। टिल देन आपको जो स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप लोग इससे गो थ्रू हुई है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक्स।